सर हमें आप ये बताइए कि पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए आप कब से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग ये यूँ तो मैं बेसिकली किसान हूँ जी। और लगभग 1980 से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। और ये लगभग 1990 के दशक में हम जी। लोगों ने ये जो परंपरागत जो कृषि प्रणाली हमारी रही है जी। उस तरफ ध्यान गया, तो वो शुरू किया। और 2000 से तो काफ़ी ज़ोरों से करना हमने शुरू किया ये सारा काम। हाँ जी। जी। जी सर। सर पारंपरिक फसल प्रणाली में कितने प्रकार के अनाज आते हैं? देखो, मैं तो हम लोग जो अपने खेतों में बीजते हैं वो हमारे दो सीजन होते हैं, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है। जी। तो मुझे लगता है कि कम से कम भी हमारे बोलते थे बुजुर्ग लोग कि 18 तरह के अनाज साल में पैदा करने हैं। तो एक जो सीजन है हमारा रबी हो चाहे खरीफ हो, तो कम से कम भी 9 तरह के अनाज तो लगाए जाते हैं। और साल में 18 तरह के अनाज, जिसमें कुछ दालें जो इंटरक्रॉपिंग का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो उनका उसमें से योग होता है। कुछ तिलहनी फसलें होती है और एक खेत में ही 8-10 तरह की 9 तरह की फसलें उसमें लगाई जाती है। देश के कितने राज्यों में किसानों को आप स्वदेशी की ओर अग्रसर कर रहे हैं? देखो, अभी तो क्या है कि काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई मिलता है, जैसे हम लोग दिल्ली में कोई मीटिंग होती है, तो मेरा अपना एक उद्देश्य बन गया था कि कुछ जो बीज हमारे देसी हैं, क्योंकि देसी बीजों में कुछ भले ही अगर थोड़ा पैदावार कम है, परंतु उसके साथ दूसरी चीज़ पैदा होती है और उसमें शायद गुणवत्ता काफ़ी अच्छी उसमें रहती है। तो हम लोग बांटते रहते हैं बीज। अभी तो आप देखें कि जो हमारा आउट ऑफ स्टेट है, हमारा पंजाब में और हरियाणा के कुछ लोगों को हमने बीज भेजा। जी। दिल्ली में, गाजियाबाद में मेरे 2-3-4 मित्र हैं, उनको हमने कई तरह के अपने यहाँ से बीज भेजे, कुछ बाई पोस्ट भेजे। और कई जगह हम लोग 2-2 मुट्ठी ऐसे करके नियम बनाया हुआ है कि 2 मुट्ठी बीज देना और बाद में 2 मुट्ठी वापिस करो और आगे 5 आदमी को और बांटो, ताकि जो हमारे ये परंपरागत जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तो वो कुछ करने का संकल्प लिया था। तो अपने हिमाचल प्रदेश में तो हम लोगों ने काफ़ी, लगभग कोई 8-10 जिलों में तो हमने काफ़ी ये बीज बांटा। सर आपको ये परंपरागत खेती के बारे में कब से आया ज्ञान, मतलब करने देखो, का? ये जो क्या था ना कि मैं 1990 में अपने गांव के जंगल बचाने का मुहिम शुरू किया। जी। तो हमारा जो जंगल थे उसमें बहुत सारा ओवर ग्रेजिंग होता था, आग लगती थी। और बाद में जब बरसात में उसमें बारिश होती थी तो फ्लड आते थे और सारा खेतों में मिट्टी बह करके आ जाती थी, पत्थर भी आते, तो लोग आपस में ऐसे लड़ते। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर पशुधन काफ़ी सारे लोगों के पास है मगर चारा नहीं है, क्योंकि वो उसका जो मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा था। तो हमने गांव में मीटिंग करी, तो गांव वालों को बोला कि अगर ये जंगल हम थोड़ा बंद करते हैं तो इसमें घास आ जाएगी, घास आएगी तो इसमें फ्लड नहीं आएगा। ऐसा करके उसमें रिजल्ट जो है ना वो 3 महीने के अंदर ही आ गए, क्योंकि बरसात जैसे आई, घास फैला तो फ्लड कम हो गया। और नेक्स्ट ईयर तो फ्लड आया ही नहीं। और तब से अभी तक पूरा, मतलब लोगों में ये समझ बनी है। उस बीच में ये बात हुई कि कोई घटना घटी कि ये जो हमारे परंपरागत अनाज है, क्योंकि जो नए अनाज हमारे पास आए, इनमें तो बचाने के लिए कुछ वो एक पुड़िया डालनी पड़ती है, सल्फोस कुछ क्या बोलते हैं, गोली ऐसे डालते ना। तो बात ये हुई गांव में कि ये सब तो इसमें तो नहीं डालना पड़ता है। जैसे हमारा रागी है, कोदरा इसको बोलते हैं, जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और फॉक्सटेल मिलेट है, कांगनी है, सांवा है, चीना है, ये सब तो पड़ा रहेगा 10 साल 20 साल, खराब नहीं होता। तो क्योंकि उसमें बाहर से पूरा कवच है। तो तब मुझे ध्यान आया कि यार हाँ, ये काम भी हमें करना चाहिए। तो मेरा सामाजिक कार्यों में बड़ा रुझान था शुरू से, और हमने ये बीज कुछ कुछ इकट्ठे किए, कुछ तो घरों में थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैंने ये देखा हर घर में लकड़ी के डिब्बे बने होते थे जिसमें अनाज भंडारण होता था। पुराना अनाज खा लेते थे, नया उसमें डाल देते थे, जिसमें गांव का कारीगरी डिब्बे को बनाता था, एक मेख तक भी उसमें बाजार से नहीं लानी पड़ती थी। तो इस तरह का पहले हमारा एक अपना सिस्टम था। तो मैंने कुछ बीज तैयार किया और मेरा शौक बढ़ा इसमें कि कुछ किसानों को ये बीज दिया जाए। तो ऐसे जब कहीं भी हम लोग गए, कहीं जा रहे हैं, तो किसी किसान से चर्चा हुई, किसी को अच्छा लगा तो उसको 2 मुट्ठी बीज दे दिया। तो इस तरह का मिलेट्स का भी, और हमारे जो जौ है, नंगा जौ बोलते हैं, इसको नेक्ट बार्ले बोलते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो वो वाला बीज भी हमने बहुत बांटा। और कुछ एक सब्जियों के देसी बीजों की तरफ भी लोगों को मोटिवेट किया कि जो लोकल है उसको भी लगाएं, किसी को हाइब्रिड लगाना है वो भी लगाएं, हम मना नहीं करते,
मगर जो देसी बीज है उसके लिए भी थोड़ा स्थान दें, क्योंकि आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम कहाँ से लाएंगे। तो ये बात होती थी, तो तब हमने लगाना शुरू किया ये। आज की नौजवान पीढ़ी खेती से विमुख हो चुकी है, तो उनको आप पारंपरिक खेती के लिए कैसे मोड़ेंगे? देखो, जो आज के नौजवान हैं, मैं तो यही बोलता हूँ कि अभी जो ये बाहर का पूरा सब्ज बाग है कि हम लोग कुछ अपना शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करना चाहते, और समाज में भी ये है कि उसी को इज्जत मिलती है जो पूरा टाई पहन के घूमेगा। ठीक है, किसान भी टाई पहनता है, मैं भी टाई पहन लेता हूँ, मगर मैं सुबह 4-5 बजे से 8 बजे तक खेत में काम करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना कार में भी घूमता हूँ, मैं टाई भी पहनता हूँ, और मैं अपना खाने के लिए जो है सजीव खाना, रसायन मुक्त खाना, पौष्टिक अनाज में तैयार करता हूँ और खाता हूँ। मेरी उम्र 60 साल है, मैं आज भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और हर रोज़ मैं 15 से 20 किलोमीटर भी चलता हूँ, कई बार तो अगर पैदल चलना पड़े तो मैं थकता नहीं हूँ। तो मैंने ये देखा कि हमारे आज के जो नौजवान हैं, वो उनका जो खान पान है वो जो बदला, उसके बदलने से उनका शरीर में कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है, मेरा अपना अनुभव है कि इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, कई चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से, बीमारियां बहुत अंधाधुंध आ गई है। तो इसका कारण शायद यही है, मैं समझ रहा हूँ, जो हमारा खान पान गलत है। हम क्या खा रहे हैं? चावल और गेहूँ, दो ही चीज़ें, जिसमें फाइबर की मात्रा है ही नहीं, बहुत कम है उसमें, और जो बाकी के अनाज है हम खा ही रहे हैं, रेशे वाली चीज़ कोई खा ही नहीं रहे। तो जब रेशे वाली चीज़ हम नहीं खा रहे हैं, फाइबर वाला खाना, तो हमारे शरीर में जो खाना है हम खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो दबादब उसका पाचन होना शुरू होता है, और बड़ी स्पीड में ग्लूकोज रिलीज होता है, फ्लड आता है शरीर में। ठीक है, तो फिर शरीर में कुछ न कुछ जो है ना वो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवान लोग बाहर भी घूमें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, मगर उसके साथ साथ हम एक चीज़ को भूल गए, बचपन से हमने पढ़ा था हेल्थ इज़ वेल्थ, वो तो ध्यान ही नहीं है। तो फिर उस शिक्षा का क्या फ़ायदा कि हम सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम लोग दवा खा करके और बस वही बीमार होते हैं, दवा खाते हैं। जबकि हमारे जो परंपरागत तरीके थे उसमें तो ज़्यादा कोई दवा की जरूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि आदमी अच्छा भोजन खाएगा बीमार होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरा संदेश तो ये है नौजवानों के लिए कि कुछ तो करें, किचन गार्डन करें, आंगन में करें, जहाँ फूल लगाते हैं वहाँ पर फॉक्सटेल मिलेट भी बीज दें, फिंगर मिलेट बीजे, वहाँ पर बार्नयार्ड मिलेट भी थोड़ा थोड़ा लगाएं, तो वो एक हरियाली भी देगा, पशु के लिए चारा भी देगा, और हमें खाने के लिए वो दाना भी देगा वहाँ से। जी, किसानों युवाओं के लिए आप कोई खास संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक तो मैं कहना चाहूँगा बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक, कि हम लोग समय रहते जो ना सचेत हो जाएं, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी 90 साल उम्र के थे तो भी वो खेत में काम करते थे। क्यों? उनका खान पान बहुत अच्छा था। मैं अभी 60 साल का हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं 90 तक नहीं पहुँचूँगा, और मेरा जो बेटा है वो तो 30 साल में ही हाँफने लग गया। ठीक है, मतलब क्योंकि सब बाहर हम लोग जा रहे हैं, और बाहर का हम लोग ज़्यादातर खाना खा रहे हैं, हमारे खेत खाली पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ हम बीजें उसमें थोड़ा बहुत हम लोग उगाएं, और अपना सेहत का ध्यान रखें। और सेहत है तो सारी दुनिया अच्छी नज़र आएगी, सेहत है तो जहाज में बैठना भी अच्छा लगेगा। अगर सेहत गड़बड़ हो गई, बीमारियां बहुत चरम सीमा पार कर चुकी है, तो इसलिए हमें खाने की तरफ ध्यान देना है, हमें अपना सेहत की तरफ ध्यान देना है। यही संदेश मेरा आने वाले बच्चों के लिए है, और यही कोशिश है। सर, फोकस हिमाचल डिजिटल मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो अपने जो मेरे विचार है वो मैंने रखे हैं आपके सामने, किसी को पसंद आए तो बहुत बढ़िया,